हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 4 अक्टूबर 2023 का हम द हिंदू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। आज के पेपर में नॉट ओनली सिक्स बट मोर देन दीज न्यूज़ आर देयर विच आर कवर्ड इन दिस पीपीटी, बट यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ones आर द फर्स्ट वन विच इज द CAG of India, that is the Comptroller and Auditor General, has highlighted the need of artificial intelligence in auditing। ठीक है, तो इस पे एक ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल देखेंगे हम आज। इसके साथ साथ नगोर्नो काराबाख का जो स्टैंड ऑफ था, ये पूरा कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। नाउ द रीजन इज टोटली अंडर द अजरबैजान गवर्नमेंट। देन मूविंग फर्दर टू द ICMR प्रोजेक्ट to accelerate the cancer screening in India at district level. Further, we will see this Nagorno-Karabakh news and this editorial which is in the explainer section, है ना। इसको हम चेक करेंगे इस वाले एडिटोरियल के साथ, जहां पे इट्स हाईलाइटेड दैट आर्मेनियन पार्लियामेंट हैज वोटेड फॉर टू ज्वाइन ICC। ठीक है। देन यस देयर इज मोइजू हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन मालदीव्स, तो ये भी हम देखेंगे। एंड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है। और आज है नेशनल एनिमल डे। तो नेशनल एनिमल डे पे यू ऑल नीड टू नो सम फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स, so you should go through that fact or the quiz based segment of the Hindu newspaper। ठीक है। So there are three persons: Perry Agostini, Frank Cross and Annie L Heulier, जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। तो इनकी न्यूज पे जाने से पहले वी विल सी अ क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। 2023 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जहलिम रिवर पास करता है वुलर लेक से, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करता है कोलेरू लेक से, और गंडक रिवर जो है मिएंडरिंग करती है और वहां पे बनता है कावड़ लेक। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन क्यों है? तो दिस क्वेश्चन इज अगेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपके फंडामेंटल्स को चेक करता है, एटलस को चेक करता है कि कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कौन सा रिवर कहाँ पे जाके खत्म होता है। ठीक है। कि रिवर एक ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसके बीच में कौन सी लेक्स पड़ती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड कौन सी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, और कहाँ जाके किस ओशन में ये खत्म होता है या किस जगह पे ये खत्म होता है, और कौन सा इसका कैचमेंट एरिया है। दिस ऑल हैज टू बी नोन टू एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, पर्टिकुलरली द इंडियन रिवर्स। है ना, ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है। तो हमें ये पता होना चाहिए, दैट इज इट। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, हम इसका और कोई सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो एक बार इसका आंसर चेक करेंगे। ओके यस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो सबसे पहले अगर आप वुलर लेक की बात करो तो जहलम पे पड़ता है। कोलेरू लेक की बात करो तो यस, कोलेरू लेक हैज टू मेजर रिवर बेसिन्स, वन इज गोदावरी एंड अनदर इज कावेरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जबकि स्टेटमेंट टू क्या पूछता है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू दिस कोलेरू लेक। डन। So statement 2 is not correct. You need to understand this thing. And statement 3 is not correct. While statement 1 is correct. And this statement number 4, which says that, अच्छा ये meandering of Gandak river, yes, this is correct statement. Meandering of Gandak river is there, ये होता है। ठीक है। और गंडक रिवर पे इस बार भी बीपीएससी 69 में क्वेश्चन एक आया था अबाउट द गंडक रिवर, दैट गंडक रिवर का पुराना और नया नाम क्या है। लाइक इट वाज अबाउट कि गंडक रिवर का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है नारायणी, नारायणी रिवर। while as you also have to mention and remember the ancient names। ठीक है। जैसे गंडक रिवर का एंशंट नेम वाज सदा नीरा, है ना। तो एंशंट नेम्स ऑफ दीज रिवर्स दे आर आल्सो आस्क्ड सम टाइम। ठीक है। कभी कभी हमने देखा है 2013 से पहले, 13, 14, 15 में वी हैव सीन सच क्वेश्चंस, एंशंट नेम ऑफ रिवर्स। यू कैन चेक फॉर यूपीएससी पीवाईक्यूज। तो इसलिए थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है। नाउ मूविंग टू द एडिटोरियल दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो पहला जो आप देखो, नोबेल प्राइज, कल भी हमने इसका बेसिक्स डिस्कस किया, दैट क्या लिंक है इसका
कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, पहला नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ? टुडे the Nobel Prize, which was given in the physics section to three scientists, was based on an experiment about the ultra quick light flashes. अब ये ultra quick light flash क्या होती है? ठीक है, this is a study of electrons inside an atom or inside the molecules. अब लाइट कैसे ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी इनसाइड एन एटम और इनसाइड मॉलिक्यूल्स, उस स्टडी की बेसिस पे इनको मिला है क्या, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब ये अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैशेस होती क्या है? ये अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैशेस वो पल्सेस है, वो मोमेंट्स है, वो फ्रीक्वेंसी है विच इज मेजर्ड इन एटो सेकेंड्स। अब ये एटो सेकेंड कितना है? एटो सेकेंड उतने सेकेंड्स होते हैं। इट्स एन इनक्रेडिबली शॉर्ट यूनिट। मतलब क्या है इसका? 13 बिलियन साल हो गए यूनिवर्स को बने हुए। जितने आज तक सेकंड हुए होंगे, जितने आज तक डेज हो गए यूनिवर्स को बने हुए 13 बिलियन ईयर्स में, उन डेज में कितने आवर्स थे, उन आवर्स में कितने मिनट्स थे, उन मिनट्स में कितने सेकंड्स थे, जितने ये सेकंड्स थे, इतने सेकंड्स मिला के एक सेकंड का एटो सेकंड बनता है। तो एक सेकंड को डिवाइड करोगे एटो सेकंड्स में तो कितने सेकंड्स आएंगे? जितने आज तक पूरे यूनिवर्स के टाइम पीरियड में सेकंड्स थे उतने सेकंड्स। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल की स्टडी हुई है, और इसीलिए ये एटो सेकंड होता क्या है ये थोड़ा बहुत याद रख लेना बस। दैट्स इट। एंड हाउ इज दिस अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक? ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत नोट तो लिख दिया है यहाँ पे, बट आई गेस दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स। बट यस, यू शुड नो अ बिट अबाउट द डिस्कवरीज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दीज साइंटिस्ट्स अदर देन दीज एटो सेकंड्स। ठीक है, डन। ये वाला स्लाइड आप थोड़ा सा देख लेना। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में आज एक ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल था जो मुझे लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए। एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑडिट टेक्निक्स। अब ये ऑडिट टेक्निक्स हमारी स्टार्ट होंगी कैग से लेके नीचे सोशल ऑडिट तक। सोशल ऑडिट किनका? पीआरआईज एंड यूएलबीज का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब इस पूरे मैकेनिज्म में जो ये पूरा ऑडिट मैकेनिज्म है टॉप टू बॉटम, इस पूरे ऑडिट मैकेनिज्म में वी कैन इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक देयर इज अ key act by European Union, that is European Union Artificial Intelligence Regulation Act. Same type of act is needed in India also, because you can say that artificial intelligence, जो भी ये जनरेटिव एआई है, चाहे वो चैट जीपीटी हो गया, वो बार्ड हो गया, वो कोई भी डॉट एआई करके वेबसाइट हो गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको डेटा या आपको कोई भी सर्विस दे रही है, दैट इज इनहेरेंटली रिस्क बेस्ड। वाई? बिकॉज इनहेरेंटली पहले सबसे पहली चीज है डेटा बायस है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले महीने एक एडिटोरियल डिस्कस किया गया था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बायस्ड। ठीक है, जबकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज है, ये मशीन है, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक एल्गोरिदम है जो काम कर रहा है, बट स्टिल इट्स बायस्ड। हाउ? बिकॉज दे सेड दैट एन एआई वाज गिवन एन इंस्ट्रक्शन, उसको एक प्रॉम्प्ट दिया गया था कि दुनिया में अपोकलिप्स आ गया और दुनिया खत्म हो गई, नाउ शो अस दैट पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड। तो उसने दिखाया दैट द ब्लैक्स दे आर in disease, they have faced accidents, they are poor, well as the white doctors in the white cloths, they are treating the black people, and white people are traveling in rich cars and black people are there on in the misery side. Even after repeating that prompt again and again, the AI showed similar results, because if you see, AI pulls out data from all over the internet, है ना, और इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है वो वहीं से पुल करता है। और इंटरनेट पे डेटा कौन सा अवेलेबल है? जो हमने डाला है इंटरनेट पे, है ना। सो द बेसिक थिंग इज कि इसका जो डेटा बैंक है, जो डेटाबेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इवन यू कंसिडर होल ऑफ द इंटरनेट, दैट इज डेटा बायस्ड। डन, पहली चीज। दूसरी चीज, देर आर अनऑथराइज्ड सोर्सेज, चाहे वो सोशल मीडिया है, वो फेक न्यूज है, वो कोई भी ऐसी न्यूज है जहां से ये डेटा पुल करेगा बट वो न्यूज गलत हुई होगी।
वो डेटा गलत हुआ होगा, वो क्लेम गलत हुई होगी, वो स्टडी गलत हुई होगी, दैट कुड बी अ प्रोपागेंडा, है ना। तो देयर फोर वी डू नीड एन रेगुलेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दैट इज वाई गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द चेयर फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ G20, ये जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस था, इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी, G20 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, इस समिट को हेड किया था जीसी मुर्मू ने ही। और दोनों जगह पे उन्होंने ये हाईलाइट किया दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर व्हाट, ऑडिटिंग पर्पजेज, ठीक है। और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्या क्या करना चाहिए, पहली है एथिकल कंसिडरेशन, दैट इज ethical and inclusive use of artificial intelligence, and second is data integrity, that is using accurate audit findings, कोई भी गलत सलत डेटा यूज नहीं कर सकते हैं हम, और एआई ऐसा गलत डेटा पुल कर सकती है, एंड वी नीड दैट रेगुलेटेड एआई सो दैट इट वर्क्स इन टैंडम विद द एडमिनिस्ट्रेशन। मूविंग फर्दर, द एक्यूरेसी ऑफ इंटरनेट डेटा माइंस, यस देर आर एक्यूरेसी चैलेंजेस, और जो मैंने अभी आपको बोला कि एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, वो डेटा कहीं से भी पुल कर सकता है, बिकॉज दैट इज एन एल्गोरिदम, इट वर्क्स ऑन प्रॉम्प्ट्स, जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे, दिस प्रॉम्प्ट इज बेस्ड ऑन द स्किल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो स्किल है ये आना चाहिए, ये प्रोग्रामर्स को आता है, ये इसके लिए अलग कोर्सेज आते हैं। सो द थिंग इज, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, आप कोई डेटा पुल कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह मदद से, आप कोई हेल्प कर रहे हो, अपनी स्टडीज में यूज कर रहे हो, तो वो प्रॉम्प्ट आपको देना आना चाहिए, वो जो डेटा पुल करेगा वो डेटा क्या सच में है कहीं पे या नहीं है, वो चीज होनी चाहिए आपको पता, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट, इसीलिए उन्होंने हाईलाइट किया दैट व्हाट वी नीड इज, वी नीड ट्रूथ जीपीटी, वी डू नॉट नीड जस्ट जनरेटिव पीटी, बट वी नीड अ ट्रूथ बेस्ड जीपीटी. This aims to address artificial intelligence bias and ethical concerns. Done. Therefore, Prime Minister Rishi Sunak has also highlighted this thing, that he aims to make United Kingdom a hub of artificial intelligence safety regulations. And similar should be the aims of Indian government also. However, there are challenges associated to it. One is the regulation, data standardization, कि जितना भी डेटा है उसको स्टैंडर्ड उसके सेट करने हैं, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन करना है, कि किस डेटा को, अगर कोई भी स्टडी हो रही है, उस स्टडी के बेसिस पे कोई डेटा निकल के आ रहा है, उसको वैलिडेट करना, not only by peer based review, but by the review of authorities, by the review of institutions, national international level institutions, and there should be growth of such institutions who validate this data over internet, है ना। Further, international audit framework for artificial intelligence is needed, and this thing was highlighted in this Supreme Audit Institutions Conference of G20 also, that we need international audit frameworks. फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, और आउटसोर्स जब हम डेटा करते हैं, कोई भी काम जब आउटसोर्स किया जाता है, तो उस आउटसोर्सिंग में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जहां पे भी आता है तो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क आएगा, कहाँ पे, व्हेन यू टॉक अबाउट द डेटा प्रिवेसी, ठीक है। डन. So this was the editorial about this. And now how has the Nagorno-Karabakh standoff ended? अभी हम देखेंगे नगोर्नो काराबाग का टोटल जितना भी आज तक ग्रोथ हुआ है वो सारा देखेंगे, प्लस वी विल आल्सो सी वन मोर थिंग, दैट इज द आर्मेनियन पार्लियामेंट नाउ वोट्स टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन September 20, Azerbaijan claimed full control over the disputed Nagorno Karabakh region. फुल कंट्रोल चला गया किसके पास, अजरबैजान के पास। अब हम पूरा ये देखते हैं कि इनका अर्ली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अर्ली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ओटोमन एम्पायर से। ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्टिल द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर, और ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट 1920 में एक फुल स्केल वॉर बन जाता है 1920 में। तो ये हिस्ट्री जो है ये बहुत पुराना है, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ओवर दिस जो कॉरिडोर है, जो ये रीजन है, नगोर्नो काराबाग का रीजन, चाहे आप उसको लाचिन कॉरिडोर बोलो, तो ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में है प्रॉब्लम, कहाँ से, बिगिनिंग से ही। देन 1920s या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे
व्हेन देयर वाज दिस सोवियत एरा, तो सोवियत एरा के टाइम पे सोवियत यूनियन के साथ थे ये लोग, दोनों कंट्रीज सोवियत रिपब्लिक के पार्ट बन गए। एंड एट दैट टाइम ये जो रीजन था नागोर्नो कराबाख रीजन, इसको डिक्लेयर किया गया एज ऑटोनॉमस रीजन विद इन अजरबैजान ओनली। हाउएवर पोस्ट सोवियत सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद दिस नगोर्नो काराबाख वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी बट बाय द रेबल्स ऑफ दिस रीजन। आर्मेनियन रेबल्स जो थे, जो वहां पे रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द आर्मेनियन गवर्नमेंट, उन्होंने नगोर्नो काराबाख को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, बट स्टिल इट वाज डिस्प्यूटेड बिटवीन द टू कंट्रीज। और उसके बाद सीज फायर हुआ, बट कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ 1994 से लेके 2016 तक। 2016 में अ 4 days वॉर विदाउट एनी लास्टिंग सोल्यूशन वाज हैपेंड ओवर दिस रीजन। और उसके बाद अब 2020 में हमने देखा, 2021 में देखा, 2023 में देखा दैट दिस रीजन वाज अगेन एंड अगेन इन न्यूज। और 2020 में अजरबैजान लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव अटैक ऑन दिस रीजन। और उसके बाद हम आज देखते हैं दैट 20 सितंबर को पूरा कंट्रोल चला गया किसके पास, अजरबैजान के पास। ठीक है। हाउएवर द पॉइंट हियर इज, ठीक है, कि टर्की और रशिया, ये दो प्लेयर्स हैं जिनका यहाँ पे रोल देखा गया है। टर्की का रोल ये था कि इन्होंने इस रीजन में क्रिटिकल रोल प्ले किया और मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दिया किसको, अजरबैजान। वाइल एज रशिया स्टूड ऑफ, रशिया ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया उतना ज्यादा, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था रशिया का। दिस लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम रशिया टू आर्मेनिया फोर्स्ड आर्मेनिया टू वोट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब अगर आर्मेनिया ज्वाइन करती है किसको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, तो क्या होगा? अगेन Armenia's parliament votes to join International Criminal Court. This will strain the ties with the Russia. और अगर रशिया के साथ टाइज खराब हो गई, जबकि रशिया ने ऑलरेडी येरेवान को ये चीज बोली थी, येरेवान इज द कैपिटल, दैट यू शुड नॉट proceed with this thing because the institution itself is a Western origin institution. So this will make the ties more bitter. Now there is another scene जिसमें अब टर्की एंड रशिया विल बी इन्वॉल्व बोथ। और वी विल सी दैट व्हाट एल्स वी विल सी कि अब आगे क्या होने वाला है। हाँ, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव अ लुक एट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड एज रोम स्टैट्यूट। ठीक है। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। बेस्ड ऑन द रोम स्टैट्यूट। एंड इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट। एंड यूएसए एंड चाइना ऑल्सो आर नॉट अ पार्टी टू दिस रोम स्टैट्यूट। ठीक है। हाउएवर ये रोम स्टैट्यूट कैसे आया और ये आईसीसी कैसे एस्टैब्लिश किया गया? तो इट वाज ऑन 17th of July 1998 when Rome Statute was adopted by 120 states, and later in 2002 Rome Statute took effect upon ratification by ratification by 60 states। ठीक है। हाउएवर अगर आपको अभी देखना है अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 ऑर्गन्स हैं। वन इज प्रेसिडेंसी, सेकंड इज जुडिशियल डिविजन्स, थर्ड इज ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, एंड फोर्थ इज रजिस्ट्री। ठीक है। डन। तो दीज आर द 4 ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट।
इसका ज्यूरिसडिक्शन अगर आपको देखना हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, जस्ट अ मोमेंट, the jurisdiction is over four main crimes. One is the crime of genocide. Second is crimes against humanity. Third is war crimes. And fourth is crimes of aggression. ठीक है, चारों चीजें याद रखनी है। एंड दैट्स इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। और भी अगर कुछ चीजें होंगी तो वी विल डिस्कस दैट वंस वी डिस्कस आईसीसी एट अ स्ट्रेच। ठीक है, मूविंग फर्दर, तो इसके बाद वी हैव वन मोर एडिटोरियल। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द रिसेंटली जो अभी अनाउंस किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दैट इज द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ठीक है, विच इज फॉर द साइंस। ठीक है, साइंस सेक्शन के लिए, साइंस बेस्ड अचीवमेंट्स के लिए दिस प्राइज वाज नाउ दिस प्राइज वाज नाउ अनाउंस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। दिस प्राइज वाज गिवन टू अपूर्वा खारे, who is an associate professor of maths at the Indian Institute of Science, बेंगलुरु। अब अपूर्वा खारे कौन है? अपूर्वा खारे इज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, एंड शी इज वन ऑफ द विनर्स ऑफ 2022 शांति स्वरूप भट्टागर प्राइज। अब मैं ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूं और इस चीज को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इस एडिटोरियल को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी इनके साथ एक इंटरव्यू हुआ है और ये जो अवार्ड है ये इसी साल स्टार्ट किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। डन। नाउ, what was her mathematics journey and what else should we understand by her mathematical journey? तो उनने रीजनल मैथ्स ओलंपियाड में पार्ट लिया, उसके बाद उनने अंडर ग्रेजुएट में भी मैथ्स से किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से उनने अंडर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उनने ग्रेजुएशन किया, एंड देन शी यूज्ड टू रन टू अटेंड द एडवांस्ड मैथमेटिक्स कोर्सेज। That is what she highlights. That is advanced mathematics courses. She says that if a student wants to seriously think about mathematics, he has to go for attempting what? Advanced mathematics. ठीक है, तो इसीलिए you need to understand that what she actually focuses on and what she actually highlights. In her book, The Beautiful, Simple, Exact and Crazy, शी रोट इन द येल यूनिवर्सिटी, जो बुक उनने लिखी थी, द ब्यूटीफुल सिंपल एग्जैक्ट क्रेजी मैथमेटिक्स इन द रियल वर्ल्ड, है ना? तो इस बुक के बारे में भी शी टॉक्स अबाउट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स who have math anxiety, so that she eases out the mathematics. Why? Because in India what we have seen is this gender imbalance in science. ठीक है, देर इज जेंडर इम्बैलेंस इन साइंस। यंग गर्ल्स एंड फीमेल, दे आर नॉट एडवाइज्ड टू गो फॉर मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली अगर वो जाते भी हैं तो देन नॉट फॉर द हायर स्टडीज। दैट इज वेयर शी कम्स इन एंड शी सेज दैट you should inspire them, you should address this gender imbalance, then only you can think of mathematical education. And she highlights this challenge of Indian mathematics institution, that is कि जितना भी डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट आ रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मैथमेटिक्स में, वो प्रॉब्लमेटिक है और वहां पे हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे ये गैप जो आ रहा है या ये जो जेंडर इम्बैलेंस आ रहा है इसको हम टैकल कर पाए। ठीक है, वी शुड प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स, we should provide opportunities for higher education in science and technology, and there are only these are such ways by which we will address this gender imbalance. Done. And she advises students to pursue maths. ठीक है, तो that's it about this.
Now, this news, why I highlighted this thing is not because of this 6.3%, but because of the two concepts. One is waning of the demand and another is pent up demand. तो what is waning of a pent up demand? ठीक है, pent up demand means accumulated demand, कि बहुत टाइम से और अचानक से जो डिमांड थी, जैसे कोविड 19 के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी वाज टोटली अंडर द शैकल्स, बंद थी पूरी इकोनॉमी। और जब खुली तो जो पूरी पेंटअप डिमांड थी, जो पूरी डिमांड भरी पड़ी थी, वो सारी मार्केट में आ गई और अचानक से डिमांड ग्रो कर गया और डिमांड रेज कर गई सारे प्रोडक्ट्स की, और इंडियन इकोनॉमी या बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी रेज जो है इंक्रीज हो गई और रिकवर करने लग गई। ठीक है, दैट इज पेंट अप डिमांड। बट नाउ व्हाट इज वैनिंग अवे ऑफ पेंट अप डिमांड इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। ठीक है, now this demand, which was earlier the pent up demand, which earlier gave a push to the economy, is now waning away, is now waning down। ठीक है, तो वो डिमांड अब कम हो रही है एंड दैट इज अ कंसर्न, जिसकी वजह से हाउएवर वर्ल्ड बैंक हैज स्टिल kept that India's forecast at 6.3% for 2024। बट yes, it the figure may change और लास्ट में चेंज हो भी जाती है, तो just wait for that। Nothing to worry about this figure, but yes, waning of the demand and waning of pent up demand, you should understand this concept और इसको याद रखना। Now the article about a pro Chinese leader, Mohammad Moiz, Mohammad Moiz, who won the presidential election of Maldives। ठीक है, एंड ही इज अ प्रो चाइना प्रेसिडेंट। अब ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मोइज, प्रेसिडेंट इलेक्ट मोहम्मद मोइज, ही इज द थर्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट गवर्नमेंट। एंड पर्टिकुलरली अगर आप ये हिंदू न्यूज़पेपर पे ही देखो, तो ऑन दिस साइड ऑफ दिस न्यूज़ देयर वाज द comment by the Chinese premier, and he highlight Chinese president. He says that he congratulated the president for his latest win in the presidential elections, and he got around 53% of the votes uh, in comparison to his runoff. Now, this president and Maldives, the state of Maldives, the point of concern here for India is that his stance against the Indian forces in Maldives. And he says that he will campaign against Indian troops which are present in Maldives, and he will ensure that Indian troops get removed from this island। ठीक है, this may change the present discourse of Indo-Pacific। ठीक है, because once the Chinese government or once the Chinese influenced government is there in the Indian Ocean, this will change the paradigm, this will change the dimension, this will change the discourse which is going around the Indian Ocean। ठीक है, because you see that Indo-Pacific discourse जो चल रहा है, इसमें it's not only India, it's United States, it's Japan and it's Australia which is involved in this region। ठीक है, done। So this may change। हाँ, this was an update about the presidential elections of Maldives, you should remember it। Further we will see the other developments about this in articles। Done। With this we came to an end of this analysis। I thank you all for streaming in here। जय हिंद, जय भारत।